सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, पॉलिसी पॉइंट पे खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। वफाकी काबीना ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन की आला हिकमत अमली, दिलेराना क़यादत और दुश्मन को शिकस्त देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख में जनरल अयूब खान के बाद दूसरे आर्मी चीफ हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का एजाज़ मिला है। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म और काबीना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और इस एजाज़ को पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और तमाम गाजियों के नाम वक्फ़ करते हैं। इस अहम फैसले के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला भी किया है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे। आज वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाली प्रेस मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक़ की आला हिकमत अमली, दिलेराना क़यादत और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। आर्मी चीफ की शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत, बहादुरी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फ़ैसला किया। वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला भी किया कि अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानान, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को मार्का हक़ के दौरान उनकी गिरां कदर खिदमत के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। अब हम आपको इस बड़े एजाज़ की अहमियत बताते हैं। फील्ड मार्शल एक आला फ़ौजी ओहदा है जो कि जनरल को उसकी गैर मामूली अस्करी खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है। फील्ड मार्शल बनने वाले जनरल को 5 स्टार जनरल कहा जाता है। फील्ड मार्शल का ओहदा वक़ार की अलामत होता है और वो फ़ौजी तकरीबात में एक बावक़ार शख्सियत के तौर पर शरीक होते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा एजाज़ी नौइयत का होता है और ये फ़ाल कमान के बजाय खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है। माजी में बरतानिया के मशहूर जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी को भी फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया था, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में नुमाया किरदार अदा किया था। जहाँ पर हम पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और बात भी मौजूए बहस बनी रही और वो सियासी नौयत की भी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से कि तमाम सूरत हाल में वो क्यों खामोश रहे। नून लीग के रहनुमा इस हवाले से मुख्तलिफ तौजीहात और तशरीहात पेश करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हिमायत याफ्ता सेनेटर फैसल वावड़ा ने बहुत ही सख्त अल्फाज में मियाँ नवाज़ शरीफ की खामोशी और मरीम नवाज़ बतौर उनके CM वज़ीर आला जो रोल है उसके हवाले से तनकीद की है। और इसके जवाब में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भी बहुत सख्त बयान दिया है। हम आज की ये जो अहम तरीन खबर है इस समय मियाँ नवाज़ शरीफ की खामोशी की असल वजह क्या है, ये जानने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर परवेज़ रशीद साहब को। परवेज़ रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत कम आजकल प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, आप इसलिए आपका खुसूसी शुक्रिया। आगाज़ में हम बात करना चाहेंगे यही जो आज की अहम खबर हमने शेयर की है। वफाकी काबीना की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दे दी गई है, तो इस हवाले से और ये एतराफ़ है उनकी जो खिदमत रही हालिया पाकिस्तान भारत जंग की सूरत हाल में उनकी सलाहियतों का जो मुजाहरा था उसके एतबार से क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग पार्टी के लेवल के ऊपर भी इस बारे में कोई डिस्कशंस हुई? आप इसको कैसे देखते हैं? यकीनन एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है और उस बड़ी कामयाबी में अस्करी क़यादत जो है उसका अहम तरीन किरदार रहा है और ये कामयाबी ऐसी है जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। ये सिर्फ हमारा दावा नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया
इसकी गवाही दे रही है। बैनुल-अक़वामी अखबारात, मीडिया, मज़ामीन जो हैं उसमें भी पाकिस्तान की कामयाबी के तज़किरे हैं। तो जिन लोगों की वजह से ये कामयाबी हमें हासिल हुई है उनकी क़यादत जनरल साहब ने की है और जनरल साहब का हक़ है जो कि काबीना के एक फ़ैसले के तहत उनको अदा किया जा रहा है। यकीनन ये बड़े गैर मामूली हालात थे जिनसे पाकिस्तान गुजरा, लेकिन परवेज़ रशीद साहब ये एक बहस बनी हुई है कि पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो क्यों इस सारी सूरत हाल में खामोश थे। आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो इसकी मुख्तलिफ जो तशरीहात हैं वो पेश कर रहे हैं। एक बार कहा गया कि वो शहबाज शरीफ साहब को या मरीम नवाज़ साहिबा को ओवर शैडो नहीं करना चाहते थे अपना कोई बयान देकर, और किसी ने कहा कि वो इस जंग का जो तमाम प्लानिंग थी उसके अंदर शामिल थे। सो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि असल वजह क्या थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस अहम मौके पर खामोश रहने की। मियाँ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस पे कामयाबी भी दी, मुबारकबाद दी कामयाबी के लिए, और जो काविशें इसके लिए की गई, जो कोशिशें की गई और जो कुर्बानियाँ दी गई उनका एतराफ़ भी उन्होंने किया। चूँकि उनकी हुकूमत है और वज़ीर आज़म जो हैं उनकी पार्टी से भी तल्लुक़ है, उनके अपने भाई हैं, तो जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था दरअसल उसको आप ये कह सकते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब की रहनुमाई में, उनकी क़यादत में और उनकी सोच के मुताबिक ही तमाम फैसले किए जा रहे थे। ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उसके हवाले से भी परवेज़ रशीद साहब एक एतराज़ उठाया कि मियाँ साहब ने सीज़ फायर होने के ऊपर ये ट्वीट तो की लेकिन उसमें भारत या मोदी का जिक्र नहीं था, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई है उस फ़तह को जब आप सेलिब्रेट करते हैं, उस फ़तह पे जब मुबारकबाद देते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि उन लोगों का जिक्र भी किया जाए जो हमारे लिए पसंदीदा नहीं हैं? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपनी एक सियासत का तर्ज़ इखलाक है और वो अपने उस इखलाक को हमेशा रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं और उसके मुताबिक ही उनके बयानात होते हैं, उनकी तकारीर होती हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये कामयाबी जो आज पाकिस्तान को हासिल हुई है उसमें नवाज़ शरीफ साहब के किरदार का एक बहुत तारीख़ी हिस्सा है। 28 मई किसको याद नहीं है जब 5 के मुकाबले में 6 का जवाब दिया गया था। अभी फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो कामयाबी हुई है उसमें 0 के मुकाबले में 6 से जवाब दिया गया है। दूसरी बात, जो JF थंडर जिसका जिक्र अब सारी दुनिया में हो रहा है, इसका मायदा चीन के साथ जो हुआ उसकी तस्वीर आपके पास मौजूद होंगी और मेरे इस जवाब के साथ आप उनको दिखा भी सकते हैं कि ये मायदा नवाज़ शरीफ साहब ही ने दस्तखत किया था। जब पाकिस्तान में पहला JF थंडर बना था तो उसका इफ्तिताह भी नवाज़ शरीफ साहब ने किया था। जब 50वां JF थंडर पाकिस्तान ने बनाया, 50th JF थंडर जब बनाया गया था तो तब भी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। तो कामयाबियों की बुनियाद रखने में, कामयाबियाँ दिलवाने में हमारी अस्करी कुव्वत जो है उसको जो वज़ीर आज़म के तौर पर और एक सियासतदान के तौर पर जो चीज़ें मुहैया की जानी चाहिए वो नवाज़ शरीफ साहब के दस्तखत उन पर मौजूद हैं। तो उनका अमल जो है वो ज़्यादा बोलता है, अल्फाज का इस्तेमाल हमेशा से उनकी तरफ से आपको मालूम है कि कम होता है। मुल्की मामलात के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के तर्ज़ अखलाक के हवाले से बात की है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन के ख़्वाह थे और अब लेकिन परवेज़ साहब हालात यकसर बदल चुके हैं। सो आजकल हम कह सकते हैं कि मियाँ साहब अब भी कुछ लिहाज रखते हैं बात करते हुए और अब भी सोचते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद है या उनकी सोच तब्दील हो चुकी है? देखिए, जब भारत जारहियत करेगा तो उसका जवाब तो भरपूर तरीके से देना नवाज़ शरीफ साहब के फ़लसफ़ा सियासत का जुज़्व है। अभी मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ 28 मई का और 5 के मुकाबले में 6 से जवाब देने का, ये आपके तारीख़ का हिस्सा है, लिहाजा ये उनके किरदार का भी हिस्सा है और उनका किरदार जो है उसने वाज़ेह तौर पर साबित किया है कि अगर वो जारहियत करेंगे तो हम अपना मुकम्मल दफ़ा करेंगे। लेकिन एक असूल भी है कि हमें अमन चाहिए, सारी दुनिया को भी अमन चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी अमन चाहिए कि हम एक दूसरे को फतह करने के लिए
इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, बल्कि अपने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मौक़े देना जो है वो सियासत का हिस्सा होता है। वो सियासी रहनुमा उसके लिए काम करते हैं। तो हम अमन भी चाहते हैं, अच्छे तलाक़ात भी चाहते हैं, लेकिन असूलों पर समझौता भी नहीं कर सकते और जारहियत का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यही फ़लसफ़ा है नवाज़ शरीफ साहब की सियासत का और इसका इजहार वो करते हैं। नवाज से जो खामोशी है उसकी तरफ मैं एक बार दोबारा आना चाहूँगी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के मीडिया को भी उनसे बहुत सारे शिकवे रहते हैं। हमने देखा कि SCO समिट के दौरान भारत से सहाफ़ी बरखा दत्त, जो कि अब एक इंतहाई मुतनाज़ सहाफ़ी बन चुकी हैं, उससे पहले वो एक संजीदा सीनियर सहाफ़ी के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान का जो मीडिया है या फिर दीगर बैनुल अक़वामी मीडिया, उनके साथ उनका कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया और इंटरव्यूज़ के ज़रिए कौम से मुखातिब हुआ जाता है। तो हर तरह के अदवार गुजरे। उनके अपने भाई विफाक में प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी साहिबजादी वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन इस सब के दौरान वो कौम से मुखातिब नहीं हुए। ये सवाल बिलखुसूस आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप वज़ीर इत्तलात रहे हैं और कम्युनिकेशन की अहमियत को बेहतर अंदाज में जानते हैं। और एक मिसाल इसमें यह है कि इमरान खान अडियाला जेल में रहते हुए भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई बयान या तो जारी करते हैं या उनकी पार्टी उनसे मनसूब करके जारी करती है और वो TV की जीनत बनता है और उसके ऊपर बहस होती है। तो क्या मियाँ साहब ने ये खला नहीं छोड़ा? क्या इसके पीछे को मसलहत है या क्या वजह है कि वो मीडिया से भी इंगेज नहीं करते और कौम को भी मुखातिब नहीं करते? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सहाफ़ियों से मिलते भी रहते हैं। इंटरव्यू उन्होंने ना किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को दिया और ना पाकिस्तान में सहाफ़ी को दिया, इसलिए कि अब वज़ीर आज़म मौजूद हैं, बाकी पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। जो बात मीडिया से करने की है वो लोग करते रहते हैं। जब ज़रूरत महसूस होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़ुद बात करना हो तो यकीनन वो ख़ुद भी बात करेंगे। इंतखाबी मुहिम में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी बात पाकिस्तान के अवाम से की थी। तो अब रोज़ रोज़ बोलने का शौक़ जिन्हें है उसमें मैं तो अपने रहनुमा को शामिल नहीं करता। और जो रोज़ रोज़ बोलते हैं उनके रोज़ रोज़ बोलने से, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि वो जेल से भी बोलते हैं, क्या उनके बोलने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है या उन्होंने कोई पाकिस्तान की खिदमत की है? और जो उन्होंने बोला है क्या उस बोलने को आप कोई मुस्बत बात उसमें से पाकिस्तान के अवाम के लिए दे सकते हैं? नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी उनकी एक खुली किताब की तरह है। उनकी तमाम फ़लसफ़े से पाकिस्तान के अवाम वाकिफ़ हैं। और अभी मैंने आपसे कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम की तरक्की चाहते हैं, और जब तरक्की की बात आती है उस पर उनका विजन पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान से की तरक्की से क्या मुराद है। और जब पाकिस्तान के दफ़ा और सलामती की बात आती है उस पर उनकी तकारीर मौजूद हैं, उनका विजन मौजूद है और उनका अमल मौजूद है। आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगी। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता सेनेटर फैसल वावडा साहब, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में बयानात दिए हैं और वो इसी से रिलेट करते हैं। मियाँ साहब की खामोशी को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मरियम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है उसको वो टिकटॉक हुकूमत के अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नून लीग जो है वो अवाम में अपनी साख खो चुकी है और इस तरह की खामोशी से मज़ीद अपनी साख खो रही है। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मौजूद है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों से इस बात की गवाही आती है कि काश हमें भी मरियम नवाज़ शरीफ की तरह की वज़ीर आला मिल जाए। ख़ुद मौसूफ़ का तल्लुक़ जिस सूबे से है उस सूबे से ये आवाज़ आती है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है, जिस तरीके से पंजाब में ने एक साल में पंजाब के अवाम के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो दूसरे सूबे और ख़ुद सिंध का सूबा जो है वो भी रश्क की नज़र से देखता है और उसकी मिसालें अपने सूबे में अपने हुक्मरानों को देता है। तो तस्वीर का ये रुख जो है ये किसी के नज़र से ओझल नहीं है। जहाँ तक उनकी गुफ्तगू का तल्लुक़ है तो उनकी गुफ्तगू की बहुत सी बातें जो आपको भी याद हैं, मुझे भी याद हैं। वो तो 5000 लोगों को फांसी भी देना चाहते थे पाकिस्तान में, उनका इंटरव्यू मौजूद था। फिर उनका एक इंटरव्यू ऐसा भी मौजूद है जिसमें वो फरमा रहे थे कि 1 हफ़्ते के बाद दुनिया से लोग नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान आया करेंगे। तो उनके माजी के जो इस तरह के बयानात हैं उनका खोखलापन जो है वो वक्त ने साबित कर दिया।
आज जो बातें वो कर रहे हैं इसका खोखलापन भी वक्त साबित कर देगा। कौमी यकजहती के हवाले से एक और डिबेट है। बहुत सारी कयास आई हैं कि इमरान खान से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। ये भी कहा जा रहा है इमरान खान के हवाले से कि वो फ़ौज से ही बात करेंगे, हुकूमत के साथ इंगेज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं नून लीग का मियां नवाज़ शरीफ साहब का भी अगर इस पर कोई मौक़िफ़ है और आपका अपना भी कोई तज्ज़िया है, क्या इस वक्त जो एक कौमी यकजहती है उसको कायम रखने के लिए नून लीग ये सोचेगी कि इमरान खान से या PTI से भी बातचीत की जाए? PTI ने यह भी शिकवा किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो वफ़द तश्कील दिया बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए, उसमें अपोजिशन से PTI को भी शामिल किया जाना चाहिए था। 9 मई को आप भूल गई हैं और क्या आप भूल गए हैं इस बात को कि हिंदुस्तान की जानिब से हमारी जिन दफाई सलाहियतों को नाकारा करने की कोशिश की गई और वो उसमें नाकाम हुए, उन्हीं दफाई तनसीबात पर 9 मई को भी हमले किए गए थे। तो पहले वो 9 मई के वाक़यात पे अपने आप को बरीउल ज़िम्मा तो करार दिलवाएं अदालतों से, अदालतों में जाकर साबित करें कि इन वाक़यात के साथ उनका कोई तल्लुक़ नहीं था, और उससे जो पाकिस्तान के अवाम के दिल दुखे हैं, शोहदा की रूहों को जो तकलीफ़ हुई, अज़ियत हुई, शोहदा के ख़ानदानों को, गाज़ियों को जो उससे तकलीफ़ पहुँची, उस पर माफ़ी मांगें ताकि फिर उनके बारे में वो कुछ सोचा जाए जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवेज़ रशीद साहब आपके कीमत के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और ये बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज़ शरीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं उसके अराउंड ये गुफ्तगू थी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्या IMF ने पाकिस्तान के ऊपर नई 11 शराइत लगा दी हैं? क्या हक़ाइक़ हैं इस हवाले से? इस पर तफसीली बात होगी एक ब्रेक के बाद। बाद खुशामदीद। हुकूमत 2 जून को नया बजट पेश करने की तैयारियों में मसरूफ़ है और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मगर अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं और बिलखुसूस मीडिया रिपोर्ट्स, उनके मुताबिक हुकूमत को IMF की तरफ से सख्त शराइत का सामना है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है और ये काफ़ी गिवन भी था कि नए माली साल के बजट को IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत ही तैयार किया जाए और उसके बाद पार्लियामान से मंजूर करवाया जाए। BBC ने इस हवाले से रिपोर्ट किया और उनकी खबर के मुताबिक IMF ने बजट पेश करने से कबल 11 शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। इन 11 शराइत में सर ये मुतालबा है जिसका अभी हमने जिक्र किया, और वो ये है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत ये बजट बनाकर पार्लियामान से मंजूर करवाया जाए। दूसरी शर्त में ज़रूरी आमदन पर नया टैक्स लागू करने के लिए एक जामे प्लान बनाने का मुतालबा किया गया है और इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2025 मुकर्रर की गई है। तीसरी शर्त के मुताबिक हुकूमत को एक गवर्नेंस एक्शन प्लान शाया करना होगा ताकि अहम हुकूमती कमज़ोरियों की इस्लाह की जा सके। चौथी शर्त हुकूमती किफ़ालत प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली नकद इमदाद में सालाना महंगाई के तनासुब से इजाफा है ताकि ख़रीदारी की हकीकी कुव्वत बरकरार रह सके। पाँचवीं शर्त में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत को 2027 के बाद के मालियाती शोबे की हिकमत अमली पर मबनी एक मनसूबा शाया करना होगा जिसमें 2028 के बाद का इदारा जाती और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क शामिल हो। हुकूमत को 1 जुलाई तक बिजली और गैस के नरखों की सालाना बुनियाद पर नज़रसानी का नोटिफिकेशन जारी करना होगा ताकि नर्ख लागत की बुनियाद पर बरकरार रहें। 7वीं शर्त है कि गैस के नरखों में शशमाही की बुनियाद पर एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। और इसमें जो 8वीं शर्त है उसके मुताबिक कानून साजी के तहत बिजली के बिलों में कर्ज अदायगी सरचार्ज पर ज़्यादा से ज़्यादा जो हद है उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। ये सामने जो तमाम तफसीलात आई, इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर भी सामने है जिसके मुताबिक IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स में जो टैक्स शरह कम करने से भी इनकार किया। इस खबर के मुताबिक IMF ने अपने हतमी फ़ैसले में फ़िलहाल FBR की जानिब से जायदाद के शोबे के लिए जो लेन देन के में टैक्सों की कमी है उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल आला हुकाम की तरफ से ये दावा किया गया था कि असूली तौर पर यह ख़त्म किया जाएगा। इसको 1 अप्रैल 2025 से जायदाद की खरीदारी पर जो आयद विद होल्डिंग टैक्स है उसमें 2% कमी पर इत्तफाक राय किया गया था आला हुकाम की तरफ से।
ये तमाम तफसीलात हमारी सामने आई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने रखा जा रहा है। हुकूमत ये कहती है कि IMF की तरफ से नई शराइत और मुतालबात की जो ख़बरें हैं ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं की जा रही हैं, बल्कि ये दरअसल शराइत नहीं है, पहले से तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। इससे कबल आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के ख़रीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है। दूसरी तरफ हुकूमत है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि IMF की ये जो इसको जो शराइत के तौर पर मीडिया पेश कर रहा है दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर रहा, बल्कि ये वही इस्लाहात हैं जो पहले से तयशुदा एजेंडा के अंदर शामिल थी। तो आखिर ये क्या मुअम्मा है? भारत के अंदर इसके ऊपर बहुत रिपोर्टिंग हो रही है, इसको किस अंदाज में देखा जाना चाहिए? आइंदा बजट के हवाले से एक आम आदमी के क्या असर पड़ेगा, इस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। मौजूद शख्सियात को हमने दावत दी है क्योंकि ये जो 11 शराइत की खबर है ये सबसे पहले शहबाज राना साहब की तरफ से दी गई थी, जो सीनियर सहाफ़ी है और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, मुशीर बराए वज़ीर ख़जाना। खुर्रम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि इसके ऊपर आज हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो ये जो 11 इसको नई शराइत कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप के अल्फाज इस्तेमाल किए गए आज शहबाज राना साहब की रिपोर्ट में। सो क्या ये वाकई ही एक मामूल की आपके लिए बात थी, जो पहले से IMF से बातचीत चल रही थी, एक्सपेक्टेड था हुकूमत की तरफ से, या कुछ हैरान कुन था? और किस तरह इसको को शराइत ना कहा जाए और इसको अगर आप क्लैरिफाई कर दें और सिर्फ मामूल की कंडीशंस इस्लाहात के लिए कहा जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, सबसे पहले तो ये कि शहबाज राना साहब साथ में हैं और उन्होंने आज इस पर स्टोरी भी की है, तो आई थिंक वो अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि 11 शराइत जो है उन्होंने लिखी हैं, तो उस पर क्या जो है उसका उनका रिस्पांस रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था और फिर मिनिस्ट्री का रिस्पांस भी ये आया है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूँ, देखें, जो शराइत होती हैं वो एक डॉक्यूमेंट में जाती हैं और वो एक रिव्यू होता है, उसके बाद आपको पता है एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन होते हैं और उसके अंदर सबसे पहले स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के कुछ हिस्से होते हैं और उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो होता है, और वो जो इसको MVFP कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। तो MEFP जो है उसके अंदर सारी शराइत जो है वो जाती हैं। तो ये हर रिव्यू पे जो है वो शराइत जो है वो नई भी हो सकती हैं, ऐड हैं, कम, तो ये उस वक्त जो है फाइनल होती हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, IMF की रिपोर्ट जो आई है मई की रिपोर्ट है इनफैक्ट जी, तो उस और जो बताई गई हैं वो सारी उसके अंदर शामिल हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके अंदर तौर पे अगर 26वीं अमेंडमेंट हुई है तो उसके अंदर एक टाइमिंग डिफरेंस था कि जी वो अक्टूबर में जो है हुई और सितंबर में जो है वो MEFP साइन हो गया, तो उसके बाद वो हुई तो उसमें हो पाई। तो बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग की वजह से और कुछ चीज़ें ऑलरेडी MEFP में जो आइडेंटिफाइड होती हैं। शहबाज साहब, दो तरह के रद्द-ए-अमल हुकूमत का जो अल्फाज हैं वो बड़े, आपकी जिस तरह न्यूज़ रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया उसमें आप कहते हैं, हुकूमत कहती है कि ये एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। क्या ये एक मुअम्मा बज़ाहिर बन चुका है कि क्या ये नई 11 शराइत हैं जो IMF ने सख्त तरीन शराइत रख दी, या आप इस तरीके से देखें अगर हुकूमती तशरीह के मुताबिक कि वो ये इस्लाहात का एजेंडा है लेकिन बज़ाहिर एक बहुत सख्त होमवर्क लगता है कि IMF ने दे दिया, आप इसको किस तरीके से रखेंगे सामने? जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने ये खबर सबसे पहले दी, मेरे से भी पहले ये किसी ने खबर और दी थी, और मेरे से पहले जिन्होंने ये खबर दी उनका नाम है नेथन पोर्टर, जो आउटगोइंग मिशन चीफ है IMF के। उन्होंने ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तय की और उसको फिर डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया। वो डॉक्यूमेंट IMF ने ऑफिशियली रिलीज़ किया, उसके बाद मीडिया में जिसको जैसे समझ आई और जिसने डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसको रिपोर्ट कर दिया। मैंने भी किया और बाकी दोस्तों ने भी किया जैसा आपने बताया। थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन कर लीजिए क्या है, और ये जो इसमें जो पहले सीरीज़ ऑफ कंडीशन थी उसमें ये 11 नई शराइत क्यों आई हैं। एक तो ये कि तकरीबन 4 से 5 किस्म की जो शराइत होती हैं IMF के प्रोग्राम की, जो क्वार्टरली या 6 माह की बेसिस के ऊपर उसको रिव्यू किया जाता है। एक उसकी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जैसे आपके बजट डेफिसिट का क्या नंबर होगा, प्राइमरी बैलेंस का, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स होंगे वो क्या होंगे। इस किस्म की जो शराइत होती है वो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में आ जाती हैं, और अगर वो ब्रीच हो तो फिर उसके IMF का बोर्ड का वेवर लेना पड़ता है। फिर एक होता है कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये जो कॉन्टीन्यूस होता है उससे ज़्यादा थोड़ा सा सख्त होता है, जैसे उसमें एक सख्ती ये होती है कि हुकूमत टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दे सकती।
तो ये एक आपकी कॉन्टिन्यूस कंडीशन होती है। फिर होते हैं इनके इंडिकेटिव टारगेट्स, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जी इस साल का टैक्स का हदफ था 12,970 अरब रुपए का, उसको आगे फिर उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ये आपके हो गए इंडिकेटिव टारगेट्स। फिर होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। ये जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं असल में जो इस्लाहात होती हैं इन बेंचमार्क्स के अगेंस्ट होती हैं। किस एनर्जी के शोबे में क्या करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करना है, पावर के जो ओवरऑल उसमें क्या मसले हैं, बैंकिंग के क्या मसले हैं, तो उसके हवाले से टाइम बाउंड शराइत होती हैं। ये ऐसा नहीं है होता, ओपन एंडेड नहीं होती। जैसे पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट था, उसको दिसंबर 2024 तक हुकूमत ने उसमें तरमीम करनी थी, नहीं कर सकी, मिस हो गया। तो अभी जो IMF की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ आ गया कि नॉट मेट, तो ये ब्रीच हो गई प्रोग्राम की। जब प्रोग्राम आगे चल रहा होता है उसको जब IMF रिव्यू करता है तो उसको रिव्यू करने के बाद 2 बुनियादी काम होते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग शराइत होती हैं उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, जो टारगेट्स शराइत मीट नहीं होते उसमें एक्सटेंशन आ जाती है, जो हुकूमत अपनी वजह देती कि हम क्यों नाकाम रहे इसको हासिल करने में। फिर अगर प्रोग्रेस किसी जगह पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती तो फिर उसके ऊपर एक नई शर्त भी आ सकती है, जैसा कि इसके अंदर 2-3 नई शराइत आई। जैसे एक चीज़ जो खुर्रम शहजाद साहब फरमा रहे थे, 2-3 नई शराइत का आप जिक्र जी, 2-3 जो जैसे एक चीज़ थी जो सितंबर 2024 में IMF का प्रोग्राम साइन हो जाता है। अक्टूबर 2024 में जो एक आपकी आईनी तरमीम आती है जिसके तहत आपको पता है कि एक सियासी एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ, जिसके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी से जो सूद है उसको ख़त्म करना है, रिबा फ्री इकॉनमी की बात है। तो जब ये रिबा फ्री इकॉनमी की बात आई तो IMF ने कहा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को इससे ख़तरा है। अगर ख़तरा है तो फिर आपको एक प्लान देना है कि आप इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको एक प्लान हमें देना है, विच इज़ न्यू कंडीशन अगेन। फिर जो कर्ज है आपका सर्कुलर डेट है, जो कि मैं जिसको हमेशा कहता हूँ हुकूमत की नालायकी होती है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट ये बनता है। सर्कुलर डेट कैसे बनता है खुर्रम शहजाद साहब भी आपको यही बात एक्सप्लेन कर देंगे कि जब बिजली के बिलों की पूरी रिकवरी नहीं होती, जब लाइन लॉसेज होते हैं, जब सब्सिडी बजट से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम दी जाती है तो सर्कुलर डेट बनता है। जब सर्कुलर डेट बनता है तो फिर उसको अदा करने के लिए हुकूमत बैंकों से कर्जा लेती है। वो कर्ज वापस करने के लिए आवाम के ऊपर 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट एक इन्होंने सरचार्ज लगाया हुआ है। अब इन्होंने कोई 1200 अरब रुपए का और कर्जा लेना है बैंकों से, पुराना कर्ज वापस करने के लिए सर्कुलर डेट। तो उसको वापस करने के लिए अभी जो सूद आपके ऊपर एक सरचार्ज लगा हुआ 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट, जो कि पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, उस पर IMF ने ये शर्त लगा दी कि इसके ऊपर जो कैप है ये आप ख़त्म कर देंगे। तो जब आप कैप ख़त्म करेंगे तो ये 3 रुपये 21 है, ये 4 रुपये 21 भी हो सकता है, ये 3 रुपये 70 भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, बट 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट से ज़्यादा होगा। तो ये है वो सारा कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर ये गैर मामूली बात है शहबाज। ये जो IMF से बातचीत हो रही थी एक्सपेक्टेड था हुकूमत के लिए, एक परेशान कुन बात है जिस किस्म की जो बिलखुसूस 2-3 नई शराइत आप कह रहे हैं, या हुकूमत मेंटली तैयार थी कि इस इस्लाहात अगर करनी है तो हमें इस लेवल तक भी जाना होगा? जो नेथन पोर्टर की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट है, उसमें तो ये इन 11 शराइत तमाम को ही न्यू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स कहा गया है। 3-4 की बात ही तमाम के तमाम उन्होंने नहीं लिखा, ये खुद रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हमने रीप्रोड्यूस कर दिया। ये नई बात नहीं है क्योंकि जब भी रिव्यू टॉक्स होती हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तो 3-4 उसमें कोई ना कोई नई शराइत आ जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि इस दफ़ा 3-4 नहीं है, वो 11 शराइत है। ख़ास तौर पर इनिशियली जब कुछ हुकाम का ये ख्याल था, उन्होंने ये जब ये हमारी टॉक्स ख़त्म हुई IMF से मार्च में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा कोई नई शर्त नहीं होगी, बट हो सकता है उन्होंने पूरा उस वक्त डिस्क्लोजर मैं आगे भी जाके आपसे इस पे बात करूंगी। अब उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। एक और तनाजुर में भी देखा जा रहा है। खुर्रम साहब को अब शामिल कर लेते हैं। खुर्रम साहब, अब ये इसके अंदर 26वीं तरमीम से रिलेट करके भी, जिस तरह सूद के खात्मे के हवाले से शहबाज साहब ने तफसीली एक्सप्लेन किया है, हुकूमत को इनमें से कौन सी कंडीशंस बहुत मुश्किल लगती हैं जिसके ऊपर अमल दरामद, या फिर आप समझते हैं कि तमाम IMF की तरफ से जो मामला सामने रखे जा रहे हैं उस पर मुकम्मल इस्लाहात के एजेंडा के साथ हुकूमत और IMF एक साथ ऑन बोर्ड है IMF हुकूमत के साथ? जी देखें, बिल्कुल हम ऑन बोर्ड तो हैं और प्रोग्राम के अंदर हैं और सारी शराइत हमने पूरी करनी है। और आप देखें अभी तक का अगर आप रिव्यू देख लें, जो सेकंड रिव्यू हुआ है, इनफैक्ट पहला वाला तो जो है पहला रिव्यू था, इनफैक्ट अभी जो क्लोज हुआ है लास्ट वाला, उसके अंदर अगर आप देख लें तो हमने ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स कंप्लीट पाकिस्तान ने पूरे किए हैं। और उसमें क्वांटिटेटिव बिल्कुल सही शहबाज बता रहे थे कि क्वांटिटेटिव हों या स्ट्रक्चरल हों, ये हमने कंप्लीट किए हैं। क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा जो है वो गैप्स आ जाते हैं,
बट ऑब्वियसली वो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं अगले रिव्यू में और वो फिर बेंचमार्क्स बनते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव हो और आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हो, खासकर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हमने पूरे किए हैं और होपफुली हम ये 3 साल में जो कर रहे हैं, 3 साल का प्रोग्राम है और हमारा पूरा यही प्लान है कि हमने प्रोग्राम के अंदर इसको लेटर स्पिरिट में पूरा करना है और वो सारी चीज़ें करनी है जो हमारी कंडीशंस हैं, जो हमारे बेंचमार्क्स हैं, और वी आर प्रीटी मच ऑन बोर्ड। क्योंकि आपसे हम अब तो आप वज़ारत ख़ज़ाना की वज़ीर ख़ज़ाना की तर्जुमानी एक अंदाज़ में कर रहे हैं, उनके मुशीर हैं, लेकिन हम आपसे बहुत पहले से इन मामलात के ऊपर बात करते हैं। प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, कोई एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर आप समझते हैं कि कुछ स्ट्रगल करेगा पाकिस्तान अमल दरामद के एतबार से, या जो मुश्किल लगती है एक शर्त? नहीं जी, नहीं, कोई मुश्किल नहीं लगती है। देखें, बात यह है कि आप प्रोग्राम के अंदर हैं, आपने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ और आपने लेटर स्पिरिट में पूरा करना है। और अभी तक की आप परफॉर्मेंस देख लें, जो लास्ट रिव्यू आपका कंप्लीट हुआ है उसके अंदर आप रिपोर्ट उठा के देख लें IMF की, और उनके व्यूज़ देख लें कि हमने किस तरह से स्ट्रक्चर एंड जो है क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स पूरे किए हैं। अब देखिए, गोइंग फॉरवर्ड ये कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेंशन है, प्राइवेटाइजेशन है, या फिर एनर्जी है, या फिर राइट साइजिंग है। ये सारे काम आसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टेकअप किए हुए हैं, और आप देखेंगे कि बजट में भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ सकती है। आगे जाते हुए इसके रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। प्राइवेटाइजेशन में ऑलरेडी जो है वो प्रोसेस दोबारा शुरू हो चुका है। एनर्जी के प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स जो आपकी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग है एनर्जी सेक्टर की, चाहे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर आपका जो जनरेशन हो, ये सारे काम हो रहे हैं। फिर प्रोविंशलाइजेशन अगर करनी है हमने, किस तरह से हमने जो है उसमें जो लॉसेस है उनको कम करना है, और उसमें लॉसेस में भी आप देखेंगी कि जो रिकवरीज हैं और जो है आपकी चोरियां हैं, वो किस तरह से जो है वो बेहतर हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने करना है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। ये स्टेबिलिटी, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस, ये हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इस पर तो हमें और बेहतर जो नज़र आ रहा है। लेकिन स्टे द कोर्स वाली जो बात है ना, कि हमने इस पर रहना है, और इसको रहते हुए हम फॉरेन ग्रोथ की तरफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की तरफ जाने से बेहतर है कि हम सिंपल ग्रोथ की तरफ जाएं। उसके लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म जरूरी है, तो वो करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोग्राम को भी आगे लेके जाएगा और इस मुल्क को भी आगे लेके जाएगा। ठीक है, शहबाज का क्विक कमेंट आपका चाहूँगी। 2 चीज़ें हैं। एक तो भारतीय मीडिया, जिसको कोट भी नहीं करना चाहिए, जो उनका पाक भारत कशीदगी में किरदार रहा, लेकिन उस पर बहुत प्ले अराउंड कर रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी IMF के हवाले से कोई बयान जारी किया गया था, लेकिन अब आप उसको ये कहा जा रहा है कि पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में IMF की तरफ से सख्ती बरती जा रही है पाकिस्तान के साथ। एक तो इस पर आप कह दीजिएगा कि चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक है भी या नहीं, और सेकेंडली जो आखिरी मेरा खुरम साहब से सवाल था, क्या वाकई इतना आसान होगा इन शराइत पे अमल करना हुकूमत के लिए, या वाकई एक मुश्किल सूरत हाल का सामना रहेगा? देखिए, भारत का जो मीडिया जिस तरीके से उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, फैक्चुअली उनकी इनकरेक्ट रिपोर्टिंग थी उस वक्त, वो जो काम है वो अभी भी कर रहे हैं। ये जो 11 नई शराइत इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर आई हैं, इसका भारत की पोजीशन के साथ, पाक भारत जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चीज़ें थी हमारी मार्च 2025 में उनके साथ टॉक्स हो गई थी, मामला तय हो गए थे, 11 नई शराइत ऐड होनी थी, ये पहले ही हो चुकी थी। भारत को तो बल्कि नाकामी हुई है। उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान का जो केस है वो IMF के बोर्ड में ख़राब कर सकें। वो पाकिस्तान का केस तो ख़राब नहीं कर सके, ख़ुद ख़राब हो गए। उनकी अच्छी खासी इसमें उनकी डिप्लोमेटिक एक डिफीट थी कि उन्होंने पाकिस्तान की जो अगली ट्रांच की मंजूरी थी उसको रुकवाना चाहा, वो नहीं रुकवा सके। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिफाई करूँगा। अभी जो खुर्रम शहजाद साहब फरमा रहे थे, प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल बुरी नहीं है, लेकिन तमाम शराइत जो हैं, जैसे कहा जा रहा है कि तमाम शराइत के ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है। मैं आपको 3 बड़ी शराइत बता देता हूँ, इसके अलावा और भी हैं जो मिस हुई हैं। जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिल के ख़र्चा करना था, उसके ऊपर जो IMF की कंडीशन थी क्वार्टरली भी और भी, वो नहीं मीट हुई। हमारा जो ख़र्चा सेहत और तालीम के ऊपर अंडर द IMF प्रोग्राम जितना होना था नहीं हम कर सके, हमने वो अचीव नहीं किया टारगेट। फिर ताजिर 2 स्कीम के तहत जो तकरीबन 23.5 या 1.5 अरब रुपये इन्होंने इकट्ठा करना था, उसके अगेंस्ट शायद 14 लाख या 40 लाख रुपया, मेरे ख्याल 40 लाख रुपया उसके अगेंस्ट आया है।
36.5 अरब रुपए के अगेंस्ट टारगेट मीट नहीं हुआ। FBR का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ था वो मीट नहीं हुआ। इसी तरीके से पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड के अंदर तरमीम करनी थी, कानून के अंदर नहीं कर सके। कुछ और चीज़ें थी हमने करनी थी, नहीं कर सके। लेकिन चूंकि ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव था तो रिव्यू कंप्लीट हो। लेकिन ये चीज़ें IMF के ने मद्देनजर यकीनी तौर पर रखी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपका, खुर्रम शहजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस बजट के आम आदमी पे क्या असरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।